बच्चों, हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम विविध प्रश्नावली 12 के प्रश्न संख्या 4 और 5 को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 4, देखिएगा और इसको अपन हल करते हैं। हमें दे रखा है कि एक निर्माता दो प्रकार के खिलौने ए और बी बनाता है। इस उद्देश्य के लिए कि निर्माण में 3 मशीनों की आवश्यकता होती है। इसको बनाने के लिए क्या है, 3 मशीनों की आवश्यकता होती है, तब जाकर के ए खिलौना और तब जाकर के बी खिलौना तैयार होता है। और प्रत्येक प्रकार के खिलौनों के निर्माण के लिए अलग लगा समय क्या है, मिनटों में हमें दे रखा है, वो सारणी के रूप में हमें दिया हुआ है, ये समय लगता है। अर्थात ए प्रकार का जो खिलौना है, जो एक खिलौना तैयार होगा, उसके लिए एक मशीन में 12 मिनट, फिर यहाँ पे 18 मिनट और फिर 6 मिनट, तब जाकर के वो खिलौना तैयार होगा, एक प्रकार का एक खिलौना। इसी प्रकार बी प्रकार का एक खिलौना पहली मशीन में 6 मिनट के लिए, फिर 0 मिनट के लिए और फिर यहाँ पे 9 मिनट के, अर्थात बी मशीन के लिए यहाँ पे जो सेकंड मशीन है उसमें आवश्यकता नहीं है, वो यहाँ से तैयार हो जाएगा। ये यहाँ पे दिया है मिनट में, समय है मिनट में, क्योंकि ये यहाँ पे हमें दे रखा है मिनटों में है, इसलिए यहाँ पे जो ये डाटा है ये किसमें है, मिनटों में है। आगे कह रहा है कि प्रत्येक मशीन अधिकतम 6 घंटे प्रतिदिन के लिए उपलब्ध है। अधिकतम बोल रहा है, ये ध्यान रखो बच्चों, अर्थात 6 घंटे के बाद काम में नहीं करेगी। 6 घंटे के बाद में अगर काम में लेते हैं 6 घंटे से ज्यादा तो मशीन खराब हो सकती है, कम लेंगे तो कुछ नहीं होगा, अर्थात उससे कम ले सकते। यदि ए प्रकार के खिलौनों की बिक्री पर कितना रुपए का लाभ है, 7.5 रुपए का लाभ है एक खिलौने के ऊपर। इसी प्रकार बी प्रकार के खिलौने पर एक खिलौने पर 5 रुपए का लाभ है। तो दर्शाइए कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रतिदिन ए प्रकार के 15 खिलौने और बी प्रकार के 30 खिलौने निर्माता को बनाने चाहिए। ये उनको बताना है कि ये बात हमें सिद्ध करनी है। यहां पे ये बोला है कि हमें इस चीज को दर्शाना है, सिद्ध करना है कि ये क्या करना है, प्रतिदिन इतने खिलौने बनाता है। अर्थात अपन क्या है, x और y जो मानते हैं, ए प्रकार के खिलौने x मानेंगे और इसी प्रकार बी प्रकार के खिलौने उनको y मानेंगे, और वो x और y के मान कितने होने चाहिए, 15 और 30 होने चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, ये है अपना क्वेश्चन, देखिएगा। तो इसको अपन सोल्व कर लेते हैं अभी। माना ए प्रकार के खिलौनों की संख्या x है, वह बी प्रकार के खिलौनों की संख्या अपन मान लेते हैं y है, और ये x और y के मान निकालना है, और वो कितने कितने आने चाहिए, 15 और 30। ये हमें सिद्ध करना है। और वो कब होना चाहिए, वो तब होना चाहिए कि वो नाम क्या हो, अधिकतम लाभ प्राप्त करे। तब यहां पे कितने कितने खिलौने बनाए, 15 और बी प्रकार के 30 खिलौने बनाए, ताकि उसको अधिकतम लाभ मिल सके। तो बच्चों, हमने x और y क्या मान लिए, ए प्रकार के खिलौने x बनते हैं और इसी प्रकार से बी प्रकार के खिलौने क्या बनते हैं, y बनते हैं प्रतिदिन। ये क्या है, प्रतिदिन का है। अब देखिएगा, अब अपन निकालते हैं उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन z। अब यहां पे कह रखा है कि जो एक प्रकार का खिलौना है, ए प्रकार का, उसको बेचने पे एक में लाभ होता है 7.5 का। तो हमने कितने खिलौने माने, ए प्रकार के x, तो एक पे कितना है, 7.5 का, तो x पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7.5 इंटू x। इसी प्रकार बी प्रकार के खिलौने पर एक पर 5 रुपए का लाभ है। अरे हमने कितने माने हैं, y माने, बी प्रकार के खिलौने y, अर्थात कितना हो जाएगा, 5 इंटू y, और दोनों का टोटल करेंगे वो क्या हो जाएगा, कुल लाभ हो जाएगा, और वो अपना उद्देश्य फलन होगा। तो
7.50x प्लस 5y, ये अपना उद्देश्य फलन प्राप्त हो गया और कुल लाभ होता है, वही हमारा उद्देश्य फलन होता है। अब बात करते हैं व्यवरोध की। और व्यवरोध के लिए देखिए मशीन ए का व्यवरोध बात करते हैं पहले अपन। मशीन 1 का व्यवरोध। अब यहां पे समझने वाली बात थोड़ी सी यहां है, यहां हमें मिनट में दे रखा है और यहां हमें किस में दिया है, हावर्स में दिया है, घंटे में दिया है। या तो इसको अपन हावर्स में करें या इसको अपन किस में करें, मिनट में करें। तो बच्चों इसको मिनट में कर लेते हैं। ये अपन जानते हैं कि 1 हावर्स में 60 मिनट होता है, अर्थात 6 हावर में कितना मिनट होगा, 6 इंटू 60 इज इक्वल टू, यहां अपने पास प्राप्त हो जाएगा 360 मिनट। अर्थात इसको हमने किस में चेंज कर लिया, मिनट में परिवर्तन कर लिया, क्योंकि हमें मात्रक सेम रखना है। अब मशीन की बात करते हैं, ए मशीन। तो ए मशीन क्या करती है, यहां पे ए प्रकार का जो बनता है खिलौना, उसके लिए कितना 12 मिनट, और बी प्रकार का जो खिलौना बनता है उसके लिए 6 मिनट काम करती है। और मशीन पूरे दिन में कितना घंटा कर सकती है, मैक्सिमम 6 घंटा कर सकती है, अर्थात उससे कम कर सकती है। तो ये एक के लिए है, तो यहां हमने संख्या मानी थी x और यहां हमने संख्या मानी थी y। तो ये एक के लिए है 1, तो x के क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी क्या है, एक खिलौने के लिए, एक खिलौना तैयार होने के लिए 6 मिनट है, तो y खिलौने तैयार होने के लिए कितना हो जाएगा, y 6y। और उसके लिए प्रत्येक के लिए यहां दिया है 6 घंटा प्रतिदिन अधिकतम समय है, अर्थात उससे कम कर सकता है। तो 12x प्लस 6y क्या होगा, इससे 6 घंटे से कम हो सकता है पर ज्यादा, तो लेस देन इक्वल टू अपन लेंगे 360 मिनट। तो यहां लिखते हैं 12x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 360, अर्थात इससे कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसके बराबर हो सकता है परंतु ज्यादा नहीं होगा। या अपन इसको लिख सकते हैं, देखिएगा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 का भाग दिया तो 60 प्राप्त हो जाएगा। ये अपने पास में प्राप्त हो गया व्यवरोध पहला। अब प्राप्त करते हैं दूसरा व्यवरोध मशीन 2 के लिए। सेम अपन बात करते हैं यहां पे मशीन 2। तो मशीन 2 के लिए क्या है, 18 मिनट खिलौने ए के लिए, एक खिलौने के लिए, तो x के लिए 18x। और बी खिलौने के लिए सेकंड मशीन काम की जरूरत नहीं है, अर्थात उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सीधा ही तीसरी मशीन पे जाएगा। अर्थात यहां पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू वाई, ये तो 0 हो जाएगा। तो 18x, और ये भी कितना है, प्रतिदिन जो मशीन है, प्रत्येक मशीन वो कितना है, 6 घंटे ही, अर्थात उससे कम कर सकती है, अर्थात 360 मिनट से कम। तो यहां से हो जाएगा 18x लेस देन 360। तो मशीन 2 के लिए व्यवरोध 18x प्लस 0y लेस देन इक्वल टू 360, या अपन इसको लिख सकते हैं 18x लेस देन इक्वल टू 360, या इसको लिख सकते हैं अपन x लेस देन इक्वल टू 18 का भाग देंगे तो 20। ये अपने पास दूसरा व्यवरोध प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं मशीन 3 के लिए। मशीन 3 के लिए व्यवरोध देखिएगा, तो सेम यहां पे भी ए प्रकार का खिलौना एक बनने के लिए 6 मिनट, तो x के लिए 6x। बी प्रकार का खिलौना एक बनने के लिए 9 मिनट, तो y खिलौने के लिए 9y। और यहां पे भी अधिकतम कितना है, 6 घंटा, या मिनट में है तो 360 मिनट, तो उससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं। तो अपन लिखेंगे 6x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 360। 6x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 360, या इसको अपन लिख सकते हैं, यहां से अपन 3 का भाग देंगे तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120। तो ये अपना मशीन 3 के लिए व्यवरोध प्राप्त हो गया। अब ऋणोत्तर व्यवरोध देख लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व y ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
x और y जो संख्या मानी है या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, इसलिए हमने क्या किया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x क्या है, खिलौनों की संख्या, तो या तो खिलौना नहीं होगा और होगा तो कुछ ना कुछ होगा, अर्थात 1 2 कुछ होगा, नेगेटिव खिलौना नहीं हो सकता, और वही हमारा ऋणात्तर व्यवरोध। अब इन व्यवरोधों से अपन समीकरण प्राप्त कर लेते हैं, और समीकरण प्राप्त करने पे अपन रेखाएं खींच लेंगे। तो देखिएगा, असमीकाओं या इसको बोलेंगे व्यवरोध, व्यवरोधों से समीकरण प्राप्त करते हैं या समीकरण में बदलते हैं। असमीकाओं को किसमें बदलते हैं, समीकरण में बदलते हैं। तो यहां से पहली असमीका से, और पहली असमीका अपने पास में यहां देखो मशीन 1 वाली, तो यहां से लेंगे अपन ये अपनी पहली असमीका, 2x प्लस वाई बराबर 60, 2x प्लस वाई बराबर 60, और अपन यहीं पे x और y के मान ले लेंगे, निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे ताकि रेखा खींचने में आसानी रहेगी। x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 60, y को 0 रखेंगे तो x का मान 30। अब देखते हैं दूसरे व्यवरोध से, और दूसरा व्यवरोध अपने पास यहां पर है बच्चों, देखिए ये अपना दूसरा व्यवरोध, ये अपना दूसरा व्यवरोध हो गया। तो इसको अपन समीकरण में बदलेंगे तो यहां से हो जाएगा x बराबर 20। अब देखते हैं तीसरे व्यवरोध से, और तीसरा व्यवरोध है अपने पास में यहां पे, ये अपना तीसरा व्यवरोध, 2x प्लस 3y बराबर 120, तो यहां लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 120। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा x और y के मान लेंगे, निर्देशांक हमें मिल जाएंगे x y, x बराबर 0 रख लेते हैं तो यहां पे y का मान हो जाएगा अपने पास 40। इसी प्रकार y को 0 रखेंगे, x का मान 60। और चौथा व्यवरोध है हमारे पास में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको समीकरण बनाएंगे तो बराबर 0 और y बराबर 0। अब इनका हल क्षेत्र ले लेते हैं, हल क्षेत्र, सभी असमीकाओं का अपन हल क्षेत्र लेते हैं। तो पहले 1 से हल क्षेत्र के लिए असमीकाओं में x की जगह 0 और y की जगह 0 रखते हैं, फिर अपन देखते हैं असमीका संतुष्ट होती है नहीं होती है, उसके बाद अपन डिसाइड करते हैं कि इसका हल क्षेत्र कहां होगा। अगर संतुष्ट करती है तो मूल बिंदु की तरफ, संतुष्ट नहीं करती है तो मूल बिंदु के अपोजिट अर्थात रेखा के ऊपर होता है, ये अपन जानते हैं। तो पहले लेते हैं अपन असमीका, देखिएगा पहली वाली, और पहली वाली असमीका है अपने पास में यहां पे, ये अपनी पहली असमीका 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 60, तो यहां रखते हैं अपन 0 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60, यहां हमने 0 रखा और यहां 0 रखा, और तो ये लेस देन इक्वल टू 60, ये बात क्या है, 0 छोटा होता है, ये बात सत्य है। सत्य होने पे इसका हल क्षेत्र, इस रेखा का, इस जो अपने असमीका है उसका हल क्षेत्र कहां होगा, इस रेखा पे और रेखा से नीचे, तो रेखा पर वह रेखा से नीचे इसका हल क्षेत्र होगा। इसी प्रकार अपन बात करते हैं दूसरे व्यवरोध से, इसका अपन हल क्षेत्र लेते हैं, असमीका लेते हैं यहां पे, ये अपनी असमीका है x लेस देन इक्वल टू 20, तो x लेस देन इक्वल टू 20, तो बच्चों इसका हल क्षेत्र कहां होगा, इसका हल क्षेत्र होगा 20 से इधर, अर्थात मूल बिंदु की तरफ लिख देंगे अपन, मूल बिंदु की तरफ, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। अब देखिएगा तीसरी असमीका, और तीसरी असमीका अपने पास में यहां पर है, और यहां पे भी अपन 0 0 रखते हैं, 0 0 तो 0 हो जाएगा, 0 छोटा होता है, यहां पे रखेंगे, यहां कहीं भी रख लो, तो 120 छोटा होता है, ये भी सत्य है, तो यहां पे लिख लेते हैं 0 लेस देन 120, ये बात भी सत्य। तो हल क्षेत्र होगा रेखा पर व रेखा से नीचे। इसी प्रकार अपन बात करते ऋणात्तर व्यवरोध की, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका हल क्षेत्र होगा y x पे और y x के दाईं तरफ, ये y x
पर वह y एक्स के दाईं तरफ। इसी प्रकार y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका हल क्षेत्र होगा x एक्स पे और x एक्स के ऊपर, ये x एक्स पे और x एक्स के ऊपर। तो इस प्रकार से हमने सभी असमीकाओं का हल क्षेत्र ले लिया और हमने इनके निर्देशांक भी ले लिए। तो बच्चों इन निर्देशांकों की सहायता से अपन ग्राफ के ऊपर रेखाएं खींचते हैं। तो देखिएगा, अब अपन रेखाएं खींच लेते हैं। देखिएगा, एक्स एक्स और वाई एक्स मूल बिंदु 0 0। पहले अपन लेते हैं L1 रेखा और उसके निर्देशांक अपन यहां से लेंगे 0 60 30 0 0 60 30 और 0। इन दोनों निर्देशांकों से अपन L1 रेखा खींच लेते हैं। तो मान लेते हैं यहां पे अपने पास 20, ये मान लेते हैं 40, इसी प्रकार से यहां पे 60 80 100, यहां पे भी अपन मान लेते हैं 20 40 60 80 100, अर्थात 0 60। तो अपना ये होगा पॉइंट 0 60। 30 0 तो यहां पे मध्य में होगा, तो अपन मान लेते हैं यहां पे 30 0। ये अपने पास में हो गया 30 0 और इन दोनों को अपन मिला देते हैं तो ये अपने पास में रेखा प्राप्त हो जाएगी L1। ये अपन मान लेते हैं कि ये अपनी L1 रेखा प्राप्त हो गई। ये लो बच्चों L1 रेखा, और इसका समीकरण है वो भी अपन इसके साथ लिख लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर 60। तो यहां लिख लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर 60, ये L1 रेखा और इसका समीकरण ये रहा। अब अपन दूसरी रेखा लेते हैं L2 और L2 रेखा है अपने पास में x बराबर 20, x बराबर 20। तो यहां पे 20 0। तो x बराबर 20 पे अपन रेखा खींच लेते हैं। ये अपने पास में x बराबर 20 है, ये मान लेते हैं अपने L2 रेखा x बराबर 20 प्राप्त हो गई। अब देखो यहां के निर्देशांक भी चाहिए हमें, तो इसके निर्देशांक अपन साथ ले लेते हैं। x बराबर तो क्या है 20 है, x 20 है तो यहाँ 20 रखेंगे समीकरण में कि दूसरी रेखा ये है तो इसका समीकरण ये है, तो 20 दूना 40 और 40 60 से घटेगा तो 20, तो यहाँ पे भी 20 होगा। अब लेते हैं L3 रेखा और जिसके निर्देशांक अपन यहां से लेंगे 0 40 60 0। तो 0 40 और 60 0, 0 40 ये रहा अपने पास 0 40, 60 0 तो ये रहा अपने पास में 60 0, और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये अपने पास में 0 40 और 60 0 ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये लो बच्चों अपनी रेखा L3, और इसका भी अपन समीकरण यहां से लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 120। तो यहां लिख देंगे 2x प्लस 3y बराबर 120। अब देखिए इसके भी हमें निर्देशांक चाहिए और इसके भी चाहिए एक बार। तो इस बिंदु के निर्देशांक के लिए देखो बच्चों एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, और इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं तो देखो 2x x के गुणांक बराबर हैं, अर्थात अपन घटा देते हैं तो 3y और माइनस y तो 2y बराबर 120 और यहाँ पे है -60 तो 60 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया 30। तो यहाँ पे इस जगह के निर्देशांक अपने पास प्राप्त हो जाएंगे। y का
30। अब 30 अपन यहां पे रख देते हैं, तो 30 गुना यहां पे रखेंगे, देखो 30 रख दे, कहीं भी रख देते हैं, y का मान 30 रख देते हैं, यहां रख दिया हमने 30, तो ये प्राप्त हो जाएगा 60 माइनस 30, तो 30, तो x बराबर 15, तो ये 15 प्राप्त हो गए। और बच्चों इसके निर्देशांक अपन आराम से निकाल सकते हैं। यहां पे क्या है, x बराबर तो 20 है, और x बराबर अपन 20 कहां पे रखेंगे, इसके ऊपर, देखो इस रेखा के ऊपर x बराबर यहां आपने 20 रखा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास, 20 गुना 40, 40 को 120 में घटाएंगे तो कितना होगा, 80, ये 80 बटे 3। तो इसके भी निर्देशांक ले लिए, इसके भी ले लिए, इसके भी ले लिए, और ये कोणीय बिंदु के निर्देशांक हमें सबके पता है। अब अपन बात करते हैं हल क्षेत्र की, और हल क्षेत्र अपन निकाल चुके हैं। यहां पे देखो बच्चों, हल क्षेत्र अर्थात पहली असमिका है, उसका हल क्षेत्र कहां होगा, रेखा पर, रेखा के नीचे। इसी प्रकार दूसरा क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ, और तीसरी रेखा पे और रेखा से नीचे। तो बच्चों यहां पे देखो, ये है अपनी रेखा और रेखा से नीचे, अर्थात यहां पे होगा इसका हल क्षेत्र, इस रेखा पे होगा और रेखा से नीचे होगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी इस रेखा पे होगा और रेखा से मूल बिंदु की तरफ नीचे होगा। यहाँ पे अपन बात कर चुके हैं, इस रेखा पे होगा और रेखा के मूल बिंदु की तरफ होगा। और ऐसी प्रकार से यहाँ पे देखो, ऋणोत्तर व्यवरोध के लिए भी हल क्षेत्र निकाल चुके हैं। तो बच्चों इनका हल क्षेत्र भी एक्स एक्स के ऊपर और यहाँ पे, इसी प्रकार वाई एक्स पर और वाई एक्स के दाईं तरफ। अब देखो ये क्षेत्र अपना उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये वाला, ये अपना उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त हो रहा है। उभयनिष्ठ क्षेत्र, और उभयनिष्ठ क्षेत्र कैसा है, परिबद्ध है। अर्थात अपन कोणीय बिंदु पे मान लेंगे, तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे निर्देशांक ओ के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हो गए 0 0। इसी प्रकार इसको अपन ए ले लेते हैं, इस बिंदु को ए, और यहाँ पे निर्देशांक है अपने पास, ए के निर्देशांक अपने पास प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ए के निर्देशांक 20 0। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको ले लेते हैं बी, ये अपना बी बिंदु, और इसके निर्देशांक अपन निकाल चुके हैं 20 20, तो ये 20 20। इसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए, इस जगह पे इसके निर्देशांक 15, ये बिंदु लेते हैं सी, और सी के निर्देशांक अपन निकाल चुके हैं 15 30। अब लेते हैं अपन ये डी, और डी के निर्देशांक यहां पे देखो 0 40। तो इस प्रकार हमने परिबद्ध क्षेत्र देखा, और परिबद्ध क्षेत्र का कोणीय बिंदु देखा, मूल बिंदु 0 0, यहाँ पे ए, यहाँ पे लिया हमने 20 0, यहाँ पे बी, और बी का हमने निकाला है एक रेखा x बराबर 20 और दूसरी ये वाली 2x + y बराबर 60। इनके प्रतिच्छेद से 20 और 20, तो यहाँ पे अपने पास b का निर्देशांक 20 20। इसी प्रकार ये यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये तो अपना उभयनिष्ठ क्षेत्र नहीं पड़ रहा। इसके बाद यहां पे देखिए सी के निर्देशांक अभी अपन निकाल चुके हैं 15 30, तो सी के 15 30। इसी प्रकार यहां पे डी, और डी के निर्देशांक ये अपन जानते हैं 0 40। तो बच्चों इन कोणीय बिंदु पे अपन देते हैं जेड के मान निकालते हैं, और वो कौन से मान होंगे वो हमें देखना, अधिकतम कौन सा होगा। बच्चों हमें देना था 15 और 30, यहीं पे अधिकतम आएगा क्या, क्योंकि हमने x बराबर 15 और y बराबर 30 ये हमें प्रूफ करना है। तो x बराबर 15 और y बराबर 30, तो यहां तक तो अपन आ गए। अब अधिकतम है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, z के मान देखेंगे। तो देखिएगा कोणीय बिंदु, क्योंकि क्षेत्र कैसा है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भी कैसा है, परिबद्ध है, अर्थात यहीं पे अपन इसका जेड का अधिकतम और न्यूनतम मान कोणीय बिंदु पे ही मिलेगा, जेड के मान। और उद्देश्य फलन जेड बराबर है अपने पास में, देखिए यहां से हमने प्राप्त किया था उद्देश्य फलन, ये लीजिए 7.50x + 5y, 7.50x + 5y ये अपना उद्देश्य फलन है। और यहां पे अपन लेते हैं बिंदु, तो पहला लेते हैं ए बिंदु, मूल बिंदु पे लेते हैं अपन पहले, मूल बिंदु 0 0 पे, और 0 0 पे तो ये 0 ही देगा। दूसरा बिंदु लेते हैं ए, और ए के निर्देशांक अपने पास में है 20 0, तो यहां लिखेंगे 20 और यहां 0। z बराबर, अब देखो यहां पे प्राप्त हो जाएगा अपने पास में 0 हो जाएगा y, तो इसको
75 इंटू 2 तो ये अपने पास हो जाएगा 150। तो देखो यहां पे लिखेंगे 150। तीसरे बिंदु लेते हैं बी, और बी के निर्देशांक अपन यहां से लेते हैं 15 30, ये वाला बी है, इसके निर्देशांक अपन ये वाला कौन सा वाला, ये बी, और बी के निर्देशांक अपन लेते हैं 20 20, तो यहां लिखेंगे 20 20। जेड तो देखो यहां तो 150 ही देगा, 150 क्योंकि यहां प्राप्त किया था हमने। फिर 20 तो यहां लिखना है ये 20, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 100 इज इक्वल टू 250। अब लेते हैं चौथा सी, और सी अपने पास में यहां पे है सी 15 30, तो ये 15 और ये 30, x बराबर 15 y बराबर 30। तो यहां पे z क्या मान देता है वो देखते हैं। तो देखो 15 5 75, तो 75 का 5 अपन लेंगे 7 हासिल की। अब देखो 15 7 105 और 7 112, तो यहां लिखेंगे 112 और पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट लगा दिया, प्लस यहां पे 30 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 150। तो z बराबर, अब अपन इसको जोड़ देते हैं तो 0.50, और यहां पे देखिए अपने पास 262, तो ये अपने पास प्राप्त हो गया 262.50। इसी प्रकार पांचवा लेते हैं बिंदु डी, और डी के निर्देशांक अपन यहां से लेते हैं 0 40, x 0 y 40, और यहां पे z क्या देगा वो देखिएगा 0, तो ये 0 प्लस देखो 5 इंटू 40, तो यहां हो जाएगा 200, तो z बराबर 200 प्राप्त हो गया। अब हमें देखना है यहां पे ये संगत मान क्या दे रहा है, अर्थात यहां तो 0 दे रहा है, यहां पे 150 दे रहा है, और यहां पे 250 दे रहा है, और यहां पे 262.50 और यहां पे 200। तो बच्चों देखने में हमें पता लग रहा है कौन सा अधिकतम है, ये ही अधिकतम है। और अधिकतम कौन से बिंदु पे है, अधिकतम है 15 30 पे है, अर्थात अपन कह सकते हैं, अर्थात बिंदु 15 30 पर z क्या है अपने पास में 7.50 x प्लस 5y का अधिकतम मान 262.50 है। अतः x बराबर 15, और x हमने क्या लिया था, a प्रकार के खिलौनों की संख्या, a प्रकार के खिलौनों की संख्या, इसी प्रकार y हम अपने पास प्राप्त हो गया 30, और y हमने माना था b प्रकार के खिलौनों की संख्या, b प्रकार के खिलौनों की संख्या। और बच्चों यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, वो हमने सिद्ध किया कि ए प्रकार के खिलौने होने चाहिए 15 और बी प्रकार के खिलौने होने चाहिए 30, और वो मान अधिकतम देता है इन बिंदु पे, वो अधिकतम देता है, वो दे दिया हमने 262.50। तो कितने खिलौने बनाने चाहिए, ए प्रकार के प्रतिदिन हमें 15 खिलौने, और इसी प्रकार से बी प्रकार के खिलौने प्रतिदिन हमें 30 बनाने चाहिए, ताकि हमें अधिकतम लाभ 262.50 प्राप्त हो। और यही हमें क्वेश्चन में पूछना था, सिद्ध करवा रहा था, हमने सिद्ध कर दिया। देखिएगा ये अपना क्वेश्चन था, यहां पे यही बोल रहा है कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए प्रतिदिन ए प्रकार के खिलौने 15 हमने सिद्ध किए, और बी प्रकार के खिलौने 30 वो भी हमने सिद्ध किया। तो बच्चों ये हमने सिद्ध किया, और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5। ये बच्चों 5वां क्वेश्चन, और इसको अपन पढ़ते हैं फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है, अर्थात उसमें सीटें कितनी है 200। अगर 201 हो गया तो एक आदमी सीट पे नहीं बैठ सकता, खड़ा हो सकता है, और ऐसा संभव नहीं।
प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर 1,000 रुपए और सस्ते श्रेणी के टिकट पर 600 रुपए लाभ कमाता है। अर्थात प्रथम श्रेणी का टिकट है वो कितने का है, 1,000 रुपए का, कितने का भी हो पर 1,000 रुपए उसमें लाभ कमाता है। कौन, ये जो जहाज वाला। अब देखिए, सस्ती श्रेणी के टिकट पर 600 रुपए का लाभ कमाता है। जो सेकंड क्लास की टिकट है उस पर कितना करता है, 600 रुपए लाभ लेता है। एयरलाइंस कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित रखता है। कम से कम कितनी सीटें हैं, 20 सीटें तो किसके लिए है, 200 में से 20 सीटें तो प्रथम श्रेणी के लिए क्या है, रिजर्व है। तथापि प्रथम श्रेणी की उपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी के लिए टिकट से यात्रा करने को वरीयता देते हैं। यह हमें सबको पता है कि इसमें ज्यादा पैसा लग रहा है तो लोग सीटें कम लेंगे, और सस्ती में सीटें पैसा कम लग रहा है तो उसमें ज्यादा लोग जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी है। सस्ती श्रेणी के टिकट से यात्रा करने को वरीयता देते हैं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे जाएं ताकि लाभ का अधिकतमीकरण हो, और अधिकतम लाभ कितना हो वो भी हमें बताना है। ठीक है, अब बच्चों इसको अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं, माना प्रथम श्रेणी के टिकट X व द्वितीय श्रेणी या सस्ती को अपन क्या मान लेते हैं, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के टिकट Y है। अर्थात अपन यहां पे जो प्रथम श्रेणी के हैं उनको कितने मानते हैं, यहां पे प्रथम श्रेणी जो टिकट है वो कितनी है, X ले सकते हैं, ये मानते हैं। इसी प्रकार से जो सस्ती है, जो सस्ती की बात करते हैं उसको अपन कौन सी श्रेणी देते हैं, सेकंड क्लास को मानते हैं, सेकंड क्लास। इसमें टिकटों की संख्या कितनी मान ली हमने, Y नहीं मान ली, और X और Y के मान निकालना है, और उससे ताकि उसको कितना लाभ मिले, अधिकतम लाभ मिले। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। अधिकतम 200 यात्रियों को क्या करा सकता है, यात्रा करा सकता है। 200 से कम अगर खाली सीट जा सकती है, परंतु भरी एक्स्ट्रा आदमी उसमें नहीं जा सकता। तो अर्थात कितना है, X कौन सी सीट मानी हमने, प्रथम श्रेणी की टिकट। इसी Y कौन सी सीट मानी हमने, सस्ती श्रेणी की टिकट। अर्थात यहां पे कह सकते हैं कि X प्लस Y टिकट होगा उतने यात्री जा सकते हैं, इसी प्रकार जितने टिकट होंगे उतनी यात्री जा सकते हैं। तो X प्लस Y प्रथम श्रेणी और सस्ती श्रेणी, X प्लस Y का मान कितना हो सकता है, 200 हो सकता है, क्योंकि कितनी है सीटें, 200, या 200 से कम हो सकता है, अर्थात 200 के बराबर या 200 से कम हो सकता है। तो अपन लिख देंगे यहां पे, देखिए व्यवरोध। व्यवरोध है अपने पास में X प्लस Y, कौन सी सीट है, प्रथम श्रेणी की X टिकट है। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी की कितनी है टिकट, Y। ये कितना है, अधिकतम 200 सीट है, तो किससे, ये 200 से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। कहने का मतलब इसमें जो यात्री हैं, टिकट हैं, वो कितने हो सकते हैं, 200 से कम हो सकते हैं और 200 के बराबर हो सकता है। ये अपना क्या हो गया, व्यवरोध प्राप्त हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं अपने। आगे यहां पे दिया है 1,000 रुपए का और 600 रुपए क्या है, लाभ लेता है। तो अपन यहां पे लेते हैं उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन Z। तो Z बराबर क्या है, एक टिकट पे, प्रथम श्रेणी का टिकट है, एक टिकट पे उसको कितना है, 1,000 रुपए का लाभ है। तो X टिकट पे कितना हो जाएगा, 1000X। इसी प्रकार से जो सस्ती श्रेणी है, एक टिकट पे उसको 600 रुपए का उसको लाभ कमाता है, तो Y टिकट पे कितना लेगा, 600Y, और दोनों को टोटल करेंगे वो उसका क्या हो जाएगा, कुल लाभ, और वही हमारा उद्देश्य फलन होगा। तो यहां पे लिखेंगे अपन उद्देश्य फलन 1000X प्लस 600Y, और ये उद्देश्य फलन है और अधिक उसका लाभ है, कुल लाभ, एयरलाइंस का कुल लाभ, और हमारा उद्देश्य फलन है। इसी को हमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करना है। अब देखो, ये हमने एक व्यवरोध प्राप्त कर लिया, अब दूसरा व्यवरोध भी प्राप्त कर लेते हैं, और उसके लिए अपन आगे पढ़ते हैं। यहां इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, एयरलाइंस कम से कम 20
सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित करता है। अर्थात क्या है, कम से कम 20 है, उससे ज्यादा हो सकती है। अर्थात कम से कम क्या है 20, और x के हमने क्या लिया था, प्रथम श्रेणी की टिकट, तो प्रथम श्रेणी की कम से कम 20 या उससे ज्यादा हो सकता है। तो यहां पे अपन बात करते हैं कम से कम, ये हमारा प्रथम श्रेणी की टिकट x। अब ये क्या है, कम से कम 20 हो सकता है और 20 से ज्यादा हो सकता है, तो x का मान ज्यादा हो सकता है और इसके बराबर 20 के बराबर भी हो सकता है। ये दूसरा व्यवरोध समझ में आता है। आगे देखिए, अब और समझने की जरूरत है यहां पे ज्यादा। यहां पे कह रहा है कि प्रथम श्रेणी की उपेक्षा कम से कम 4 गुना यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट से यात्रा करने को वरीयता देते हैं। अब देखिए यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा लोग कम करते हैं और सेकंड सस्ती श्रेणी में ज्यादा जाते हैं, अर्थात उसमें कितना है, 4 गुना ज्यादा जाते हैं। अब इसको आप यूं समझ लीजिएगा एक बार, इधर देखो, मान लेते हैं अपने x हमने क्या लिया है, प्रथम श्रेणी का, और हमने या क्या लिया है, द्वितीय श्रेणी का। तो यहां से इसके 4 गुना ज्यादा वरीयता देते हैं इसमें जाने की, ये सस्ता है, सस्ती श्रेणी, और यहां पे फर्स्ट श्रेणी। कहने का मतलब है कि यहां पे अगर मान लो 40 आदमी जाएंगे तो इससे 4 गुना, तो यहां पे कितने जाएंगे, 160, और अधिकतम दोनों मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यह कहना चाह रहा है कि प्रथम श्रेणी की उपेक्षा सस्ती श्रेणी में लोग ज्यादा जाना चाहते हैं, और कितना गुना, 4 गुना। तो मान लेते हैं यहां पे हमने कितना लिया, 40, तो यहां पे 4 गुना कितना होगा, 40 का 4 गुना 160। अब आप देखो यहां पे हमने क्या लिया है, x, और यहां पे हमने y, अर्थात ये क्या है, ये है x और ये y। तो यहां पे क्या है, ज्यादा जाना चाहते हैं 4 गुना। अगर मैं इसको बराबर करूं, मैं इसको क्या करूं, बराबर करना चाहूं, तो यहां पे तो क्या है, इधर छोटी संख्या है और इधर बड़ी संख्या है। तो जिधर बड़ी संख्या है या तो उसमें 4 का भाग दे दो, या जिधर छोटी है उसमें अपन 4 से गुणा कर देते हैं। तो मैंने यहां पे 4 से गुणा कर दिया। सेम यहां पे देखो, एक तरफ क्या था, 160 था और एक तरफ 40 था। अगर मैं इसको बराबर करना चाहूं तो बराबर करने के लिए मैं इसको 4 से गुणा करूंगा तभी तो बराबर होगा, या मैं क्या कर सकता हूं, 160 में इधर 4 का भाग दूंगा तभी तो यहां पे 40 के बराबर होगा, या इससे बड़ा होगा। तो यहां समझने वाली बात यही है कि यहां पे क्या है, ये बात हमें दे रखी है कि प्रथम श्रेणी की उपेक्षा कम से कम 4 गुने, कम से कम है 4 गुने, इसलिए अपन क्या लगाएंगे, यहां पे ये चिन्ह लगाएंगे, कम से कम है, अर्थात y कम से कम उससे ज्यादा हो सकता है और उससे बराबर हो सकता है 4x के। ये कहना चाह रहा है यहां पे, इसलिए हमने y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x लगाया। अब बच्चों इसको एक बार और ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए ये अपने पास में एक लालचंद है और यहां पे एक अपने पास में ज्ञानचंद है, ये ज्ञानचंद, 2 भाई हैं। अब देखो यहां पे क्या होता है कि लालचंद, ये लालचंद और ये ज्ञानचंद, पापा लड्डू लाते हैं, तो यहां पे ज्ञानचंद के पास 4 लड्डू मिल जाते हैं और इसको 2 ही लड्डू मिलते हैं। लालचंद को 2 ही मिलते हैं और ज्ञानचंद को 4 मिल जाते हैं। तब इनमें क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो अभी पापा क्या करेंगे, इनके या तो इससे 2 लड्डू ले लेंगे या इसको क्या करेंगे, 2 इससे लेकर के इसको दे देंगे, तभी क्या होंगे, ये बराबर होंगे। एक की तरफ क्या था, 2 थे और एक की तरफ 4 थे। अब इसको बराबर करेंगे तो या तो पापा क्या करेंगे, इधर से इसके पास से ज्ञानचंद से 2 लड्डू ले लेंगे और क्या करेंगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है, तब बराबर होगा, या इसको क्या करेंगे, 2 लड्डू और लाके देंगे और इसके पास 4 रहने देंगे, तब ये बराबर होगा। तो यही चीज है। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं कि ज्ञानचंद के पास लालचंद से दुगने लड्डू है, या लालचंद के पास ज्ञानचंद से आधे लड्डू हैं। तो बच्चों इसलिए अपन क्या करते हैं, जहां पे जिसके पास में दिख रहा है, पढ़ने से लगता है कि जिसके ज्ञानचंद के पास लालचंद से दुगने हैं, तो ऑलरेडी हमें लग रहा है इसके पास तो दुगने हैं, और इसको अपन क्या कर 2 से गुणा कर देंगे तो इसके पास तो 8 हो जाएगा और इसके पास 2 ही रहेगा। हमें क्या करना है, बराबर करना है ताकि इनमें झगड़ा ना हो। तो इस प्रकार से हमने यहां पर भी यही चीज किया है। देखिएगा
तो इस प्रकार से हमने व्यवरोध प्राप्त कर लिए। ये अपना पहला व्यवरोध हो गया था। इसी प्रकार से यहाँ अपना ये दूसरा व्यवरोध और ये अपना तीसरा व्यवरोध। अब अपन ऋणात्मक व्यवरोध भी करते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनकी भी अपन बात करते हैं। या तो टिकट होगी जो प्रथम श्रेणी की कुछ नहीं होगी तो 0 होगी, और कुछ होगी तो 1 2 3 तो अर्थात पॉजिटिव होगी। इसी प्रकार से षष्ठी श्रेणी की टिकट कोई लेगा नहीं तो 0 होगी, और कोई लेगा तो पॉजिटिव लेगा, नेगेटिव यात्री नहीं हो सकते। इसलिए अपन भी यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को व्यवरोध के रूप में सोल्व कर लेते हैं। अर्थात हमने गणितीय सूत्रीकरण कर लिया है। जो हमें यहाँ पे दिया हुआ था इसको हमने गणितीय रूप में लिख लिया। ये हमारा उद्देश्य फलन हो गया था और ये अपने पास में व्यवरोध प्राप्त हो गए थे। अब बच्चों इन व्यवरोधों से अपन समीकरण प्राप्त करते हैं। तो देखिएगा, समीकरण में बदलने पर तो 1 से व्यवरोध 1 से, ये अपने पास में पहला व्यवरोध है। इसको अपन समीकरण में बदलेंगे तो यहां बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो यहां लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 200, और यहां अपन ले लेते हैं x और y के मान, निर्देशांक मिल जाएंगे जिससे अपन रेखा खींच लेंगे। तो ये x ये y, x 0 रखेंगे तो y 200, y को 0 रखेंगे तो x 200 प्राप्त होगा। अब अपन लेते हैं दूसरे व्यवरोध से, और दूसरा व्यवरोध अपने पास ये रहा। इसको अपन समीकरण में बदलते हैं तो x बराबर 20, तो इस ये तो हमारे पास रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब लेते हैं तीसरे व्यवरोध से, और तीसरा व्यवरोध अपने पास में यहां प्राप्त हो गया, और इसको भी अपन समीकरण में लिख ले देते हैं तो y बराबर 4x, और यहां से अपन x और y का मान ले लेते हैं x y। x बराबर 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा। अब देखो x बराबर 1 रखा तो y 4, फिर हमने x बराबर 2 रखा तो y का मान 8, तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएंगे। अब अपन लेते हैं ऋणात्मक व्यवरोध, x बराबर 0 व y बराबर 0। अब इनका हल क्षेत्र देखते हैं। हल क्षेत्र, और हल क्षेत्र के लिए पहले लेते हैं असमीका पहली, और पहली असमीका है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। x बराबर 0 और y बराबर 0 रखते हैं असमीका में, तो 0 लेस देन इक्वल टू 200, ये बात क्या है, सत्य है। सत्य है तो इसका हल क्षेत्र इस रेखा पे और रेखा से नीचे, तो रेखा पर व रेखा से नीचे मूल बिंदु की तरफ। अब अपन बात करते हैं दूसरे व्यवरोध से, और दूसरा व्यवरोध है अपने पास में x, यहां पे देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ग्रेटर देन इक्वल टू 20, इसका अपन हल क्षेत्र देखते हैं। तो बच्चों यहां पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये असंतुष्ट करेगा। x हमने क्या रखा, 0 रखा, 0 20 से बड़ा होता है, ये बात असत्य है। असत्य होने पे अपन कहेंगे इसका हल क्षेत्र अगर 21 रखते हैं, 21 बड़ा होता है 20 से, ये बात क्या है, सत्य है। अर्थात इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इसका हल क्षेत्र होगा जहां रेखा खींचेंगे उसके दाईं तरफ इसका हल क्षेत्र प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अपन तीसरे व्यवरोध से, और तीसरा व्यवरोध अपने पास में है यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। अब यहां पे तो अपन x बराबर 0 रख के देखते हैं तो क्या होगा, 0 0 है, संतुष्ट कर जाएगा। अब अगर अपन 1 रखते हैं यहाँ पे 1, और इसी प्रकार यहाँ पे रखेंगे 1, तो ये भी क्या है, देखो 1 1 रखेंगे तो क्या है, असत्य है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जब अपन ग्राफ बनाएंगे फिर उसके बाद में अपन बिंदु लेते हैं, फिर सेटिस्फाइड करेगा तब अपन बताएंगे इसका हल क्षेत्र कहाँ होता है। तो बच्चों पहले अपन रेखा खींच लेते हैं। रेखाएं खींचने पर ये अपना x और ये yx मूल बिंदु 0 0 निर्देशांक। अब देखिएगा, जो यहां से अपने पास में समीकरण प्राप्त हुए हैं, ये पहला समीकरण, यहां से जो रेखा प्राप्त होगी उसको अपन देते हैं L1, यहां पे जो रेखा प्राप्त होगी ये L2, और यहां पे जो रेखा प्राप्त होगी वो L3। तो L1 रेखा के निर्देशांक देखें 0
200 200 0। तो यहाँ पे ये L1 रेखा 0 200 और 200 0। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे देखो 50 50 ले लें अपन, तो ये मान लेते हैं 50, यहाँ पे 100, यहाँ पे 150 और यहाँ पे 200। इसी प्रकार यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, यहाँ पे 150 और यहाँ पे 200। तो 0 200 तो यहाँ प्राप्त होगा 0 200। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 200 0 और इनको मिला देते हैं तो ये अपने पास में रेखा प्राप्त हो जाएगी L1 रेखा। ये मान लेते हैं अपनी आ गई रेखा L1 और इस रेखा का समीकरण भी अपन लिख देते हैं। तो वो समीकरण है x + y = 200। अब लेते हैं L2 रेखा। L2 रेखा है अपने पास में x = 20, x = 20। तो यहाँ से अपन लेते हैं 20 0, अर्थात यहाँ पे जाएगी ये रेखा 20, अपन यहाँ मान लेते हैं ये 20 है, ये 20 0। तो ये रेखा यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ये अपने पास में L2 रेखा हो गई x = 20। अब बच्चों यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे? यहाँ के निर्देशांक यहाँ पे रख देंगे तो x तो 20 है और y का मान अपन यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे 20, तो क्या हो जाएगा 200 - 20 तो 180। तो यहाँ हो जाएगा 180। इसके निर्देशांक हमने प्राप्त कर लिए। अब तीसरी रेखा लेते हैं L3 और उसके निर्देशांक हमारे पास में यहाँ पे प्राप्त हो रखे हैं ये L3, ये 0 0 1 4 2 8। तो 0 0 मूल बिंदु से जाएगी 1 4 2 8, अर्थात मूल बिंदु से जाएगी ये आपका 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 लेंगे तो ये 4 पे जाएगा, यहाँ पे मान लो 1 लेते हैं तो 4 पे। इसी प्रकार 2 लेते हैं तो 8 पे। इसी प्रकार अपन क्या लेंगे 3 लेंगे तो 12 पे जाएगा। तो ये ऐसे जाएगा। तो अपन ये मान लेते हैं ये मूल बिंदु से जाने वाली ये रेखा हो गई दूर। ये अपनी L3 रेखा हो गई और ये रेखा कौन सी है? L3 रेखा है y = 4x। तो यहां लिख लेते हैं y = 4x। और बच्चों इसके निर्देशांक लेना है तो यहाँ पे तो ये एक रेखा ये है और एक ये है, तो x + y = 200, y = ये 200 है और दूसरी रेखा अपने पास में y = 4x। तो यहाँ पे 4x लिख देंगे तो 5x = 200। तो x बराबर हो जाएगा अपने पास में 40। x बराबर कितना होगा? यहाँ पे अपने रखा, देखिएगा एक रेखा ये है y = 4x और एक ये है, इनके प्रतिच्छेद बिंदु से लेना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से y = 4x रख दिया, यहाँ पे y = 4x रखा। तो 4x + x 5x, 5x = 200। तो 5x = 200 तो x = 40। अब x = 40 अपन कहीं पे भी रख देते हैं, इस पे रख दिया या इसमें रख दिया। तो यहाँ पे रखेंगे तो 160, यहाँ पे भी रखेंगे तो ये 40 उधर जाएगा तो क्या होगा 160। तो यहाँ लिखेंगे 40 और 160। ये निर्देशांक भी हमें मिल गया। अब लेते हैं अपन हल क्षेत्र, क्योंकि हमें तो उभयनिष्ठ बिंदु लेंगे, उसके बाद में अपन परिबद्ध है, उसके बाद में अपन कोणीय बिंदु लेंगे। अब देखिए हल क्षेत्र यहां से पता लगेगा। ये क्या है इसका सत्य बात है, तो रेखा पे और रेखा से नीचे। तो बच्चों यहाँ पे L1 जो रेखा है उसका रेखा पे होगा और रेखा से नीचे होगा। तो ये अपने पास में L1 रेखा है, ये रही L1। तो इस रेखा पे और इस रेखा से नीचे इसका हल क्षेत्र होगा ये वाला। अब बात करते हैं अपन दूसरी रेखा पे, L2 रेखा, और इसका हल क्षेत्र लेना है। तो ये इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा? इसका हल क्षेत्र ये तो असत्य है, अर्थात 20 से आगे होगा। तो अपन बात करेंगे यहाँ पे दाईं तरफ, अर्थात इसका हल क्षेत्र यहाँ पे रेखा पे और रेखा से इधर होगा। अब बात करते हैं अपन तीसरी रेखा L3, और तीसरी रेखा L3 है y = 4x या y > 4x। तो यहाँ पे है y > 4x। तो इसके हल क्षेत्र के लिए y > 4x
अपन यहाँ पे लेते हैं, इधर चेक करते हैं, पहले इधर भी करेंगे और इधर भी कर देते हैं। मान लो अपन इधर चेक करते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु लेते हैं 50, तो ये ले लिया 50, y बराबर 50 और x क्या है 0, तो ये बात क्या है सत्य। सत्य होने पे इस रेखा का हल क्षेत्र कहाँ होगा, इस रेखा का हल क्षेत्र इधर होगा, अर्थात इस रेखा पे ऊपर भी होगा और इसके इधर होगा, रेखा पे और रेखा की तरफ होगा, इस साइड में इसका हल क्षेत्र होगा। यहाँ पे लेके देखते हैं, मान लो ये बात है क्या, तो यहाँ पे क्या था y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। अब यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे 0 और ये ग्रेटर देन, और यहाँ पे क्या है 4 इंटू 50, ये क्या है असत्य। असत्य होने पे इधर इसका, इस रेखा का हल क्षेत्र इधर नहीं होगा, इस साइड में ही होगा। अब देखो बच्चों, हमने प्राप्त कर लिया, इसका हल क्षेत्र भी ले लिया, इसका हल क्षेत्र ले लिया और इसका हल क्षेत्र ले लिया। अब अपने पास में ऋणोत्तर व्यवरोध अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात ये हल क्षेत्र होगा किसका, यहाँ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, और ये होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। अब इन चारों से अपन देखते हैं असमीकाओं से हल क्षेत्र उभयनिष्ठ कौन सा है। तो देखो बच्चों, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसका हल क्षेत्र, इसका नीचे आ रहा है, इसका ऊपर जा रहा है और इसका इधर जा रहा है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे इस रेखा पे और इसके अंदर सभी असमीकाओं का ये अपना होगा उभयनिष्ठ क्षेत्र। उभयनिष्ठ क्षेत्र, और उभयनिष्ठ क्षेत्र किस प्रकार का है, ये परिबद्ध है, तो यहां पे लिखेंगे परिबद्ध। ये उभयनिष्ठ क्षेत्र भी है और किस प्रकार का है, परिबद्ध है। इसलिए अपन क्या लेते हैं, कोणीय बिंदु पे z के मान लेंगे, और कोणीय बिंदु देखो यहाँ पे हमने प्राप्त कर लिए कोणीय बिंदु, यहाँ पे भी अपने प्राप्त कर लिया और यहाँ पे भी हमने कोणीय बिंदु ले लिया। अब बच्चों यहाँ पे कोणीय बिंदु नहीं लिया है तो यहाँ पे भी अपन कोणीय बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे क्या, एक रेखा ये वाली है x बराबर और दूसरी रेखा यहाँ पे है, तो बच्चों यहाँ पे कोणीय बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोणीय बिंदु सिंपल ही है, x बराबर तो 20 हो गया, x बराबर 20 अपन यहाँ पे रख देते हैं, ये 20 यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80, क्योंकि दूसरी रेखा कौन सी है, y बराबर 4x, तो x बराबर 20, तो यहाँ पे 4 इंटू 20 80, तो ये क्या y का मान 80 हो जाएगा, 20 80। तो इसको ले लेते हैं अपन a बिंदु, इसको b बिंदु और इसको c बिंदु। तो a b c इन बिंदुओं पे अपन z के मान देखते हैं, कौन सा अधिकतम होगा कौन सा न्यूनतम होगा। तो देखते हैं कोणीय बिंदु पे मान, ये अपना कोणीय बिंदु और कोणीय बिंदु पे z का मान, और z हमारे पास में z बराबर 1000x प्लस 600y, और ये कोणीय बिंदु क्रम संख्या लेते हैं a b c। a के निर्देशांक अपन यहां से लेते हैं, ये 20 80, अर्थात x 20 y 80, तो z बराबर यहां प्राप्त हो जाएगा अपने पास 20,000। इसी प्रकार यहाँ पे अपन 600 इंटू 80, तो ये अपने पास हो जाएगा 8 6 48, तो ये अपना प्राप्त हो जाएगा 48,000। तो z बराबर अपन इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 68,000। इसी प्रकार नेक्स्ट बिंदु लेते हैं b, और b अपने पास में यहाँ पे देखो 40 और 160, तो यहाँ लिखेंगे x 40 और y 160। तो z बराबर 1000 इंटू 40 प्लस 600 इंटू 160 इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास प्राप्त हो जाएगा, देखिए 4, ये अपना 40,000 प्लस यहाँ पे देखो 16 छिग्गे, ये अपने पास 96, ये 160 है 60, तो 16 छिग्गे 96, तो यहाँ लिखेंगे 96,000, और इसको अपन जोड़ देते हैं तो बच्चों देखिएगा अपने पास प्राप्त हो जाएगा यहाँ से ये 6 और यहाँ पे अपने पास में 13, तो 1,36,000 रुपये। अब नेक्स्ट लेते हैं सी बिंदु, और जिसके निर्देशांक अपने पास में यहाँ पे है 20 और 180, तो यहाँ लिखेंगे 20 और यहाँ लिखेंगे 180, और यहाँ पे अपन z के मान लेते हैं, तो z बराबर 1000 इंटू 20 प्लस 600 इंटू 180, तो z बराबर
यहां से तो हो जाएगा अपने पास में 20,000 और प्लस यहां पे देखो कितना हो जाएगा, 6 8 6 48 को 8 और अपने पास में 4 हो जाएगा और ये 10 और यहां से अपने पास में 0 0। तो Z बराबर यहां से हो जाएगा 1,28,000। ये C बिंदु पे Z मान दे रहा है और यहाँ पे B बिंदु पे Z ये मान दे रहा है और इसी प्रकार A बिंदु पे Z ये मान दे रहा है। अर्थात अधिकतम लाभ कहाँ पे मिल रहा है, अधिकतम लाभ 1,36,000 ये अधिकतम है। अर्थात उसको कितनी कितनी टिकट बेचनी चाहिए, अर्थात उसको बेचनी चाहिए 40 और 60। अर्थात x जो माना था हमने प्रथम श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी की टिकट कितनी होनी चाहिए 40। इसी प्रकार में सस्ती श्रेणी उसकी टिकट कितनी होनी चाहिए 160। तो ये इसका क्या हो गया, 4 गुना भी हो गया। ये अपना x है और ये अपना y है। बच्चों यहाँ पे क्षेत्र अगर अपरिबद्ध होता तब इसको आंसर ये नहीं होता, तब अपन इससे कम या इससे ज्यादा और भी अपन लेते, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू अपन करते। तो बच्चों यहाँ पे तो क्या है, क्षेत्र क्या है अपना उभयनिष्ठ है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, यही इस जो कोणीय बिंदु पे मान होगा वही z के अधिकतम और न्यूनतम मान होते हैं। अतः बिंदु 40 160 पर Z अधिकतम कितना देता है अपना 1,36,000 रुपए है, ये अधिकतम लाभ है। और हमने x लिया है, x बराबर प्रथम श्रेणी के टिकट, और वो कितने लेने चाहिए हमें 40। और y हमने माना था सस्ती श्रेणी या सेकंड क्लास सस्ती श्रेणी, जिसको हमने सेकंड क्लास भी लिया है के टिकट, वो हमें कितने लेने चाहिए, वो हमें लेने चाहिए 160। अब क्वेश्चन के हिसाब से भी कह रखा है कि यहां पे देखिए क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 4 गुना होने चाहिए कम से कम। ये देखिएगा यहां पे कम से कम 4 गुणे यात्री सस्ती श्रेणी में टिकट करते हैं, अर्थात उसमें ट्रेवलिंग करते हैं। और हमने प्राप्त किया x बराबर 40 और y बराबर 160। तो यहाँ पे क्या है, प्रथम श्रेणी की उपेक्षा कम से कम, प्रथम श्रेणी की उपेक्षा कम से कम 4 गुणे यात्री सस्ती श्रेणी में, तो इसकी उपेक्षा 4 गुना कर रहे हैं, इसको 4 गुना कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 160 हो रहा है। अर्थात ये बात भी क्या हो गई, सही हो गई। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और हमने यहाँ पे ये प्राप्त कर लिया अधिकतम लाभ कितना हो गया हमारे पास में, अधिकतम लाभ 1,36,000 रुपए, ये हमारा अधिकतम लाभ हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4 और 5 को हल किया है। बच्चों इस सेशन में हम प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 6 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।